तो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 एक बढ़िया मूवी थी जिसे देखकर तन मन को पूरी तरह से तृप्ति मिल गई और इमोशनली इस पिक्चर ने हिट किया ही किया। लेकिन इसके साथ ही साथ कई सारे सवाल है जो ये मन में छोड़ के जाती है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि जवाबों का बंदोबस्त करके आया तुम्हारा भाई। तो बिना झाड़ियों में से बंदूक निकाले चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो बाकी एंडिंग एक्सप्लेन वीडियोस की तरह इसमें भी हम कैरेक्टर वाइज शुरू करेंगे। तो सबसे पहले विलन हाई एवोल्यूशनरी से शुरू करेंगे। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग हाई एवोल्यूशनरी के नाम पर ही जो कड़वा लहसन हमको जेम्स गन भाई साहब ने परोसा है ये इतना ज्यादा कड़वा था कि एंटमैन क्वांटमिनिया में जो पोलार्ड भाई दिखाए थे वो इसके सामने फीके पड़ जाते हैं। लेकिन नॉनदलेस इसका पूरा का पूरा प्रीमाइस ये था कि एक परफेक्ट बीइंग्स को क्रिएट करके एक नई दुनिया बसाना चाहता था, एक नया यूनिवर्स क्रिएट करना चाहता था और उसके लिए ये रॉकेट के दिमाग से ऑब्सेस्ड हो जाता है जो इसको आखिरी तक नहीं मिल पाता और आखिरी में रॉकेट ही आकर इसका गेम बजाता है। लेकिन उससे भी ज्यादा जब ये लोग इसको आके मारते हैं तो हमको पता चलता है कि इसका जब फेस पील ऑफ होता है तो अंदर चेहरा कुछ और, मतलब लोगों को लग रहा था कि रेड स्कल निकल गया क्या। तो मैं आपको बता देता हूँ बेसिकली रेड स्कल नहीं है ये। वो आपको याद होगा मूवी में एक सीक्वेंस आती है जहां पर रॉकेट इस पर अटैक करके इसके चेहरे को डैमेज कर देता है काफी बुरी तरह से। तो उसके बाद प्रोबेबली इसने अपने लिए एक मास्क बना करके ऐसे चेहरा लगा दिया हो। एंड उसका बहुत ही सिंपल सा रीजन है क्योंकि इसको परफेक्ट बीइंग क्रिएट करनी थी। तो जिसको परफेक्ट बीइंग बनानी हो उसका खुद का चेहरा इतना ज्यादा इम्परफेक्ट कैसे हो सकता है। सो सिंस ही कुड नॉट लिव विद इम्परफेक्शंस ही हैड टू क्रिएट अ परफेक्ट फेस फॉर हिमसेल्फ। गजब की आयरनी क्रिएट करी जेम्स गन ने। और जहां तक रहा सवाल इस चीज का कि क्या ये मर चुका है या जिंदा है, क्योंकि आखिरी में गार्डियंस इसको मारते नहीं, तो मुझे लगता है कि देखो मर चुका है, बच नहीं सकता क्योंकि इतना बुरी तरह से शिप एक्सप्लोड हुआ था तो बचने के चांसेस कम है। लेकिन हाँ, मरते हुए दिखाया नहीं है, डेड बॉडी हमको देखने नहीं मिली है तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आगे जाकर मार्वल वालों ने बचा के रख लिया हो इसको। रॉकेट बचा हुआ है, हाई एवोल्यूशनरी बचा हुआ है तो दिखा भी सकते हैं, लेकिन क्योंकि रॉकेट की स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है, हाई एवोल्यूशनरी की स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है, तो अब इसको वापस लाने का सेंस नहीं बनता। फिर इसके बाद एक एक करके सारे के सारे गार्डियंस पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हमारे स्टार लॉर्ड भैया। तो स्टार लॉर्ड जो है 1 मिनट के तो मुझे लगा भाई गया है। जब वो पूरा शिप क्रैश होता रहता है और ये फिर स्पेस में अटक जाता है, बर्फ बर्फ जमने लगते हैं, मुंह पूरा फूलने लगता है, तो मैंने कहा कि अब नहीं बच सकता। लेकिन फिर एडम वॉरलॉक की एंट्री और वो पूरी की पूरी सीक्वेंस इतना ब्यूटीफुली क्रिएट करी है जेम्स गन ने कि अगर आपको नहीं पता तो आप मिस कर दोगे। ये बेसिकली माइकल एंजेलो की एक पेंटिंग है जिसका नाम है द क्रिएशन ऑफ एडम और इसको उन्होंने वेटिकन सिटी की सिस्टीन चैपल की छत पर पेंट किया। ध्यान से देखने पर इसमें ब्रेन नजर आता है। इसके पीछे हिडन मीनिंग है कि गॉड ने इंसान को टच करके उसका क्रिएशन किया है, दिमाग दिया है। तो इस सीन में भी लिटरल वही क्रिएशन ऑफ एडम वाली चीजें हैं क्योंकि एडम के पास पूरी पिक्चर में एक छोटे बच्चे का दिमाग होता है और इस सीक्वेंस के बाद हमको ये चीज बताई गई है कि इस जेस्चर को, मतलब स्टार लॉर्ड की जान को बचा करके एडम वॉरलॉक ने सॉर्ट ऑफ अपने आप को रिडीम नहीं किया बल्कि अपने कैरेक्टर को भी ग्रो किया है। मतलब अब वो एक छोटे से बच्चे से एक मर्द बनने लगा है। तो बस एक फ्रेम से बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती हैं अगर आप देखने की, जानने की कोशिश करो तो। और मतलब इन अ वे स्टार लॉर्ड के कैरेक्टर को रिटायर कर दिया गया है और ये बताने की कोशिश करी कि बस हो गया, जीन ली उसने अपनी जिंदगी। लेकिन फिर आती है स्टार लॉर्ड और गमोरा की लव स्टोरी। क्या उसका भी एंड हो चुका है? तो मैं बस एक चीज बोलना चाहता हूँ कि स्टार लॉर्ड बहुत बड़ा चुकंदर है। गमोरा उससे धीरे धीरे करके पसंद करना शुरू कर चुकी थी। अगर आप नोटिस करोगे तो एंड में जब स्टार लॉर्ड की जान बचती है तो गमोरा हैड अ साई ऑफ रिलीफ ऑन हर फेस। लेकिन स्टार लॉर्ड की प्रॉब्लम ये थी कि वो अपनी वाली गमोरा को छोड़ नहीं पा रहा था और ये वाली गमोरा उसे इसीलिए नहीं पसंद कर पा रही थी क्योंकि वो जानती थी कि स्टार लॉर्ड उसके अंदर पुरानी वाली गमोरा ढूंढ रहा है जो वो नहीं है। एंड इवन दो दे आर द सेम पर्सन बट दे काइंड ऑफ आर नॉट। तो इसी वजह से वो स्टार लॉर्ड को पसंद तो करने लगी थी लेकिन वो किसी और की परछाई में, किसी और की जगह उसकी जिंदगी में नहीं लेना चाहती थी। तो इसी वजह से लव स्टोरी थी तो सही लेकिन कहीं ना कहीं उसको कंप्लीशन या क्लोजर नहीं मिल पाया। अनदर एग्जांपल ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग। फिर इसके बाद अगर ड्रैक्स की बात करी जाए तो ड्रैक्स को भी सॉर्ट ऑफ रिटायर सा कर दिया गया है। मतलब इस पिक्चर में हमको बहुत बार ऐसा टीज किया गया कि अब ये कैरेक्टर मरेगा, वो कैरेक्टर मरेगा, लेकिन मारा किसी को भी नहीं, विच वॉज काइंड ऑफ अ प्लॉट ट्विस्ट क्योंकि अगर देखा जाए तो हम स्टार्टिंग से ही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई कोई तो मरेगा। लेकिन हमारे लिए यही काफी था और यही मूवी का एक्चुअली सबसे बेस्ट पार्ट है कि मूवी बिना किसी को मारे हमको वो इमोशनल एंगल डिलीवर कर देती है। तो ड्रैक्स को भी इन अ वे रिटायर कर दिया गया है क्योंकि वो नोवेयर पे रहेगा और नेबुला की मदद करेगा उन सारे के सारे बच्चों को रेस करने के लिए, क्योंकि उसका जो कैरेक्टर आर्क एज ए डिस्ट्रॉयर स्टार्ट हुआ था वो फाइनली अब एक डैड की पोजीशन पे पहुंच चुका है जो वो स्टार्टिंग में था। लेकिन हाँ, डेव बटिस्टा ने इस बात का कंफर्मेशन दे दिया है कि अब चाहे मार्वल उनको कितना भी पैसा दे वो प्रोबेबली वापस लौट के नहीं आएंगे
जाएंगे क्योंकि उनके हिसाब से ड्रैक्स को प्रॉपर सेंड ऑफ मिल चुका है और वो इस परफेक्ट फिनिश को चेंज नहीं करेंगे उस कैरेक्टर के लिए। एंड ड्रैक्स का वो जो मोमेंट भी था ना, जब ऐसे बाय करता है नेबुला को, उसकी आंखों में आंसू होते, मेरे को बोलते हुए इमोशनल लग रहा है। तो वो चीज एक काइंड ऑफ उसके लिए परफेक्ट एंडिंग है, उसको खराब नहीं करना चाहिए। एंड सेम थिंग गोज फॉर नेबुला एज वेल। वो भी अब रिटायर हो चुकी है, नोवेयर पे सेटल डाउन हो चुकी है, तो ड्रैक्स और नेबुला साथ में रहेंगे नोवेयर पे ही और उन बच्चों को रेस करेंगे। फिर इसके बाद बारी आती है मैंटिस की, तो वो 3 एबिलिस को लेकर के अपने एडवेंचर्स पे निकल चुकी है। प्रोबेबली हम उसको आगे कभी देख सकते हैं, लेकिन इसके बाद हम लोग मूव ऑन करते हैं हमारे मिड क्रेडिट सीन के ऊपर, जो हमारे बाकी जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनके फ्यूचर्स को एक्सप्लेन कर देता है ऑटोमेटिकली। तो रॉकेट रकून, ग्रूट, एडम वॉरलॉक, क्रेगलिन, कॉस्मो द स्पेस डॉग और एक छोटी सी बच्ची, ये सब लोग मिलकर गार्डियंस की नई टीम को फॉर्म कर रहे हैं और एक अनजान प्लैनेट पे बचा के गैलेक्सी को गार्ड कर रहे हैं। अब ये पूरा का पूरा सीक्वेंस म्यूजिक से शुरू होता है, जहां पर ये ब्रिटनी स्पीयर्स और कॉन को डिस्कस कर रहे हैं। फिर इसके बाद वही ओजी ट्रैक बजता है जो हमने गार्डियंस 1 में सुना था। पूरा इमोशनल नॉस्टैल्जिया हिट होता है, इमोशनल कर देता है। और यहाँ पर हम ग्रूट के एक बहुत ही डिफरेंट वर्जन को देखते हैं। ये वर्जन बेसिकली किंग ग्रूट कहलाता है, जो एक ऑल्टरनेट रियलिटी को बिलोंग करता है। और इस रियलिटी में ये वाला ग्रूट कभी भी रॉकेट रकून से मिला ही नहीं और उसके बिना इसने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को ज्वाइन कर लिया। इसको वॉरलॉर्ड कहा जाता है और ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। जिन लोगों ने मार्वल का कॉन्टेस्ट ऑफ चैंपियंस गेम खेला है उनको पता है कि किंग ग्रूट कौन है। खैर, तो किंग ग्रूट के साथ ये सब के सब लोग बैटल में चार्ज कर लेते हैं और बाकी के सारे कैरेक्टर्स को तो आप जानते होंगे, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची अनजान है और इसके पास भी कुछ कुछ नई पावर्स दिखाई पड़ती हैं। इस छोटी सी बच्ची को हम लोग मूवी के बीच में भी देखते हैं, जहां पर जो हमारे, क्या नाम था विलन का, गैंग बार बार दिमाग में आ रहा है, जहां पर हाई एवोल्यूशनरी इसको एक पहिए के बीच में दौड़ा रहा होता है। तो इस वाले मिड क्रेडिट सीन में इसका नाम फाइला कह के बुलाया गया है और इसका पूरा नाम है फाइला वेल। और मार्वल कॉमिक्स में ये कैरेक्टर थोड़ी सी फेमस है क्योंकि ये काफी पावरफुल है। ये बेसिकली मार्वेल और एलिसियस नाम की टाइटन की बेटी होती है, जिसको जेनेटिकल एक्सपेरिमेंट्स के तौर पे क्रिएट किया जाता है और ये एक्सट्रीमली पावरफुल होती है। लेकिन ये कैरेक्टर इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके पास क्वांटम बैंड्स होते हैं। अब क्वांटम बैंड्स मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाले बहुत ही पावरफुल वेपन्स होते हैं जो एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकते हैं और जो भी इनको पहनता है वो सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्टर ऑफ द यूनिवर्स कहलाता है। ये अपनी सारी एनर्जी को क्वांटम जोन से डिराइव करते हैं, मतलब मार्वल यूनिवर्स में एग्जिस्ट करने वाला एक ऐसा डायमेंशन जहां से पूरे मार्वल यूनिवर्स को अपनी पावर मिलती है। अब यहां पर मैं ये भी क्लैरिफाई कर देता हूं कि फाइला वेल एक्चुअली में क्वांटम बैंड्स की ओरिजिनल ओनर नहीं होती है और क्वांटम बैंड्स उसके पास कुछ ही टाइम के लिए रहते हैं, लेकिन फिर भी उसके पास क्वांटम बैंड्स रहे हैं तो हो सकता है कि एमसीयू में फाइला को आगे उस चीज के लिए सेटअप किया जा रहा हो। लेकिन गार्डियंस में फाइला का ओरिजिन थोड़ा बहुत चेंज किया है कॉमिक बुक से। हालांकि कॉमिक्स में भी उसको जेनेटिकली इंजीनियर करके बनाया जाता है, तो हो सकता है कि हाई एवोल्यूशनरी ने मार्वेल, जो कि कैप्टन मार्वेल के फर्स्ट पार्ट में हमको दिखाई गई थी, उसी के डीएनए को यूज किया हो फाइला को क्रिएट करने के लिए। हु नोस, एनीथिंग कैन हैपन। बहुत ही कड़वा लसन था ये। और अगर इस सीन को ध्यान से देखें तो फाइला के हाथ में एनर्जी सिग्नेचर्स हैं, मतलब उसके पास कुछ ना कुछ पावर्स ऑलरेडी मौजूद है। क्या तो इस मिड क्रेडिट के बाद आता है एक पोस्ट क्रेडिट सीन, जिसमें हम स्टार लॉर्ड को अपने नाना जी के साथ बैठते हैं नाश्ता करते हुए और अपने गिले शिकवे दूर करते हुए देखते हैं। इसमें एक बहुत बढ़िया से ईस्टर एग है जहां पर वो अखबार पढ़ते रहते हैं और उसमें लिखा है कि एलियन एब्डक्शन, केविन बेकन शेयर्स इट ऑल। और अगर आप लोगों ने गार्डियंस का क्रिसमस स्पेशल देखा है तो आपको पता होगा कि उससे रिलेटेड है। बस इसके अलावा बहुत कुछ खास नहीं था इस वाले पोस्ट क्रेडिट में। इसके एंड में लिखा था द लेजेंडरी स्टार लॉर्ड विल रिटर्न, जिसका मतलब है कि हम स्टार लॉर्ड को प्रोबेबली वापसी करते हुए देखेंगे। जहां तक मेरा ख्याल है तो शायद कैंग डायनेस्टी या सीक्रेट वॉर्स में, उससे पहले तो नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे ये लोग चाहते तो गार्डियंस विल रिटर्न भी लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं लिखा। और उसका रीजन बहुत ही सिंपल है कि अगर गार्डियंस विल रिटर्न लिखते तो शायद लोग कंफ्यूज हो सकते थे कि कौन से गार्डियंस रिटर्न करेंगे। फिर उसके लिए इनको नई गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी बनानी पड़ती, जो शायद मार्वल के प्लान्स में अभी दूर दूर तक नहीं है। आई मीन गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी बनाने वाला बंदा ही जा चुका है, तो फिर गार्डियंस कहां से बनेगी। और जहां तक रही बात गार्डियंस की नई टीम और इनके फ्यूचर की, तो रॉकेट और ग्रूट तो कहीं नहीं जाने वाले। इसके बाद एडम वॉरलॉक, क्योंकि अभी नया कैरेक्टर ऐड हुआ है, वो 1 ही साल का बच्चा है और अब उसके कैरेक्टर को धीरे धीरे एक्सप्लोर किया जाएगा। तो तीनों कैरेक्टर्स हमें प्रोबेबली अगली गार्डियंस मूवी या जो भी मार्वल की अगली टीम अप क्रॉसओवर मूवीज होंगी उनमें बहुत ही अच्छी तरह से देखने को मिलेंगे। जहां तक मेरा ख्याल है तो कैंग डायनेस्टी नहीं तो सीक्रेट वॉर्स तो पक्का ही है। लेकिन इन सब चीजों के बारे में आपका क्या ख्याल है? आपको ये सब कुछ कैसा लगा? मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलना। तो विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और हाँ, नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो जाने से पहले कॉमिक बस से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग स्टार लॉर्ड वाले काम करना बंद कर दो। Salman sir, we are ready when you are ready.